दोस्तों, अपन ने कल शुष्क प्रदेश के बारे में देखा था। जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का एक भाग था शुष्क, दो भाग अपन ने देखे थे, शुष्क और अर्ध शुष्क। उसमें से शुष्क का पूरा अपन ने कल देख लिया था। शुष्क में जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, उनके बारे में अपन ने कल देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था। परीक्षा की दृष्टि से ज्योग्राफी हमेशा मैं आपको बताता हूँ महत्वपूर्ण रहती है। और जो अभी लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होगी। तो अपनी सफलता और मंजिल को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और राजस्थान ज्योग्राफी का जो लेसन है वो हमारे साथ पढ़ें। जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का सेकंड पार्ट था, दूसरा भाग, वो अर्धशुष्क प्रदेश है। तो अर्धशुष्क प्रदेश की जो स्थिति कहाँ स्थित है वो अपन दो चीज़ों से देखते हैं। एक तो उसकी लोकेशन के हिसाब से और एक वर्षा की मात्रा के हिसाब से। अर्धशुष्क प्रदेश की स्थिति अपन कैसे देखते हैं? एक तो उसकी लोकेशन के हिसाब से और एक वर्षा की मात्रा के हिसाब से। लोकेशन, ये यहाँ पे क्या था, अर्धशुष्क प्रदेश थे, अरे शुष्क प्रदेश थे, सॉरी, शुष्क प्रदेश। और मध्य में राजस्थान के अरावली स्थित है। तो जो शुष्क प्रदेश से लेकर अरावली के मध्य का क्षेत्र है उसे अपन अर्धशुष्क प्रदेश कहते हैं। तो लोकेशन क्या हो गई? शुष्क और अरावली के मध्य। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अर्धशुष्क प्रदेश, ये है अरावली। ठीक है दोस्तों, लोकेशन के हिसाब से शुष्क प्रदेश और अरावली क्षेत्र के मध्य के क्षेत्र को अर्धशुष्क प्रदेश कहते हैं। अब आती है वर्षा की मात्रा के हिसाब से। अपन ने देखा था जो शुष्क प्रदेश वाली जो वर्षा रेखा है वो क्या है, शुष्क प्रदेश किसे कहते हैं? जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो अपन इस रेखा को 25 सेंटीमीटर दे सकते हैं। कितना? 25 सेंटीमीटर। और ये जो रेखा है ये 50 सेंटीमीटर वाली रेखा है। तो जो अर्धशुष्क प्रदेश वो है जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की उपस्थिति होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की स्थिति। ठीक है दोस्तों, अर्धशुष्क प्रदेश देख लिया अपन ने, जो कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का दूसरा भाग है। शुष्क प्रदेश अपन पहले देख चुके हैं। अर्धशुष्क प्रदेश को अपन लोकेशन और वर्षा की मात्रा के हिसाब से देखा। तो लोकेशन के हिसाब से वो शुष्क प्रदेश और अरावली क्षेत्र के मध्य है, और वर्षा की मात्रा के हिसाब से अर्धशुष्क प्रदेश कहाँ है? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की बारिश वहां पर उपस्थित रहती है। आगे अपन अर्धशुष्क प्रदेश को बाद में वापस 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उन 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में देखते हैं कि भाई वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। पहला भौतिक प्रदेश आता है लूणी बेसिन। कौन सा बेसिन? लूणी बेसिन। राजस्थान की मुख्य नदी है, पश्चिमी मरुस्थल या मरुस्थलीय क्षेत्र की मुख्य नदी लूणी नदी है। तो पहला बेसिन आता है लूणी बेसिन। दूसरा आता है नागौरी उच्च भूमि, बीच का भाग, जयपुर के बीच का भाग। आपने देखा था मध्य गांव की थ्योरी, मध्य जिला भी जालोर है, नागौर है, तो नागौर उच्च भूमि। तीसरा आता है शेखावटी क्षेत्र। पिछली क्लासों में अपने पढ़ा था शेखावटी क्षेत्र। कहाँ? शेखावटी का अर्थ समझा था, जहाँ शेखावत वंश का शासन था। तो जो शेखावटी, तीसरे जो अर्धशुष्क प्रदेश के तीसरे भौतिक प्रदेश का नाम है वो है शेखावटी अंतरप्रवाही अंतःप्रवाही क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चौथा लूणी हो गया, नागौर हो गया, शेखावटी। चौथा अपन ने राजस्थान के सबसे ऊपर वाला उत्तरी भाग, घग्गर बेसिन। घग्गर राजस्थान में कहां से प्रदेश करती है? उत्तर से प्रदेश करती है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र से। तो चौथा बेसिन हो गया अपना घग्गर बेसिन। अब अपन एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, इनकी लोकेशन की क्या है, इन क्षेत्रों में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं वो देखते हैं।
ज्योग्राफी मैंने आपको बताई है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको देखना बहुत जरूरी है। पहला अपना बेसिन आता है लूणी बेसिन। आप तो बस हमारे साथ जुड़े रहना, हम आपको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आरएस लेवल का है, आपके सभी एग्जाम में काम आएगा और आपकी राजस्थान ज्योग्राफी को बेहतर करेगा। पहला अपना बेसिन है लूणी बेसिन। मैप में देखते हैं, मैं आधा ही मैप बना रहा हूं जो अरावली से पश्चिम की ओर है। ये इसको अरावली ले लेते अपन, अरावली, ठीक है। लूणी नदी कहाँ से निकलती है? लूणी नदी कहाँ से निकलती है? नागपाड़ी अजमेर अपन को पता है। और कहाँ जाती है? कच्छ के रण, गुजरात। ये जब नदियां पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी लंबाई मुंबई भी देखेंगे। तो लूणी बेसिन में 3 बिंदु होते हैं मुख्य। एक आता है निहड़ रन। कौन सा रन? निहड़ रन। इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो जालोर में है। दोस्तों, रन का मतलब क्या होता है? रन का मतलब होता है अनउपजाऊ भूमि। आगे अपन जब मरुस्थली में देखेंगे तो मुख्य बिंदुओं में आएगा रन और टाट। तो जो रन का मतलब होता है वो अनउपजाऊ भूमि या बंजर भूमि। तो ये जो नेहड़ रन है ये जालोर में स्थित है और लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा एक क्षेत्र है बालोतरा। यहां जाने के बाद लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। खारा होने का कारण यहां पर रन उपस्थित होते हैं, बंजर भूमि ज्यादा है, लवणीय भूमि ज्यादा है। तो यहां पहुंचते ही जो पानी है वो लवणीय हो जाता है और लवणीय पानी के आसपास पादप भी लवणीय होते हैं। तो बालोतरा में क्या हो जाता है? स्थिति लवणीय। 2 पॉइंट हो गए अपन, नेहड़ रन और पानी लवणीय क्यों होता है वो देख लिया अपन ने। एक अपन पहाड़ी क्षेत्र देखते हैं, काला भूरा पठार, काला भूरा पहाड़ी क्षेत्र, कुछ भी देख लो इसे, पहाड़ी क्षेत्र। ये लूणी नदी के पूर्व में स्थित है, पाली में। ये लूणी नदी ऐसे जा रही है, इसके पूर्व में पाली में स्थित है। काला भूरा पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? पाली में। लूणी नदी के पूर्व में स्थित है और लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र में। इस कारण ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, काला भूरा पहाड़ी क्षेत्र। लूणी बेसिन क्या देख लिया अपन ने? एक नेहड़ रन जालोर में स्थित है। बालोतरा देख लिया, बालोतरा कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है। बालोतरा में पानी लवणीय हो जाता है, इस कारण यहाँ पे लवणीय मृदा होती है और पादप भी लवणीय होते हैं। क्यों लवणीय होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बंजर भूमि और लवणीय भूमि की मात्रा अधिक है। बंजर भूमि कब बनती है? वहाँ उपस्थित फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला गंदा पानी है उसके कारण, यहाँ जो भी फैक्ट्रियों से प्रदूषित हवा निकलती है, प्रदूषित पानी निकलता है, उसके कारण वहाँ की जमीन बिगड़ जाती है। बालोतरा में भी फैक्ट्रियाँ, कपड़ा उद्योग बहुत है वहाँ पे, इस कारण जो लूणी नदी है वहाँ पर उसका पानी खारा हो जाता है और जो मृदा है वो लवणीय हो जाती है, ठीक है। अब इसके क्षेत्र को देखते हैं। लूणी नदी बेसिन के जो क्षेत्र है, 4 जिले आते हैं प्रमुख इसमें, जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर। ये दोनों इसमें महत्वपूर्ण है, जालोर और बाड़मेर। इनमें भी उपस्थित है लूणी नदी। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को अपन गोडवाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवाड़। गोडवाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? गोडवाड़ी बोली। इस कारण क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र। जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर 4 जिले हो गए राजस्थान के लूणी नदी बेसिन में, लूणी बेसिन क्षेत्र में। और इस रीजन को पूरे को अपन गोडवाड़ कहते हैं। गोडवाड़ क्यों कहते हैं? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। गोडवाड़ का जो मुख्य एरिया है वो जालोर है। गोडवाड़ी बोली बोली जाने वाला जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है? जालोर। जालोर में भी
पाली से लगाकर आहोर, जालोर के आहोर तक एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। पाली में एक स्थान है बाली, यहां से लगाकर जालोर में एक तहसील है आहोर, वहां तक एक गोडवाड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है। यह आपको मोटा मोटा ध्यान रखना, ठीक है। पहला अपना बेसिक बेसिन कौन सा हो गया, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन में नेहड़रन पट लिया, जो कहां पर लोकेटेड है, जालोर में। दूसरा, बालोतरा में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है, नदियों द्वारा वहां पर प्रदूषित जमीन मृदा होती है, इस कारण वहां पर लूनी नदी पहुंचते ही पानी खारा हो जाता है, पानी खुद लवणीय हो जाता है और वहां पर की वनस्पति भी लवणीय होती है। दूसरा, जो ये 4 जिले हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, इस रीजन को गोडवाड़ कहते हैं। हाँ, और गोडवाड़ी बोली और गोडवाड़ रीजन के कारण लूनी जो बेसिन है उसका दूसरा नाम गोडवाड़ बेसिन भी है, गोडवाड़ बेसिन, ठीक है। ये लूनी नदी बेसिन में मुख्य मुख्य बातें थी जो आपको बता दी। दूसरा आता है नागौरी उच्च भूमि। लूनी बेसिन अपने देख लिया, अब आता है नागौरी उच्च भूमि, दूसरा भाग। नागौर दोस्तों ऐसा क्षेत्र है जहां पर राजस्थान की सबसे अधिक लवणीय झीलें पाई जाती है। सबसे अधिक झीलें पूछे तो वो तो उदयपुर में, लेक सिटी भी कहते हैं उसे उदयपुर को, लेकिन सबसे ज्यादा जो लवणीय झीलें हैं, मुख्य मुख्य झीलें लवणीय, वो कहां पाई जाती है, नागौर में। तो एक बिंदु क्या हो गया, सर्वाधिक लवणीय झीलों वाला क्षेत्र, सर्वाधिक लवणीय झीलों वाला क्षेत्र कहां पर होता है, नागौर में। नागौरी उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है वहां पर लवणीय झीलें सर्वाधिक पाई जाती है। और ओवरऑल झीलें सर्वाधिक कहां होती है, उदयपुर में, अपन को पता है झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। दूसरी यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, यहां पर एक बीमारी पाई जाती है, जो नागौर, अजमेर और जयपुर का जो दक्षिणी भाग जो अजमेर से टच है वो वाले क्षेत्र हैं, यहां पर फ्लोराइड की अधिकता होती है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है और यहां पर रहने वाले लोगों को एक बीमारी से जूझना पड़ता है जिसे फ्लोरोसिस कहते हैं। और फ्लोरोसिस बीमारी में क्या होता है, अपनी हड्डियां मुड़ जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, बाकी हो जाती है, इस कारण इसे बांका पट्टी भी कहते हैं, बांका पट्टी। पीछे पीठ में कुबड़ निकल आती है, हड्डियों के मुड़ने से कुबड़ निकल आती है, इस कारण इसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। किस कारण, फ्लोराइड के कारण। बीमारी कौन सी है, फ्लोरोसिस। कौन सी बीमारी है दोस्तों, फ्लोरोसिस, ठीक है दोस्तों। नागौरी उच्च भूमि सर्वाधिक लवणीय झीलों वाला क्षेत्र है, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी स्थित है यहाँ पर। क्यों, ये फ्लोराइड की पानी में मात्रा अधिक है, इस अपन फ्लोराइड वाले पानी से दांत भी खराब होते हैं, वो बीमारी अलग है, लेकिन यहाँ पर हड्डियों, फ्लोराइड के कारण हड्डियाँ मुड़ जाती है, पीठ में कुबड़ पट्टी, कुबड़ निकल आती है। और कौन सी बीमारी है, फ्लोरोसिस बीमारी, ठीक है। ये अपने अर्धशुष्क का दूसरा नागौरी उच्च भूमि हो गया। आगे देखते हैं, तीसरा आता है शेखावाटी अंतरप्रवाही क्षेत्र, शेखावाटी अंतरप्रवाही क्षेत्र, तीसरा भाग। अंतरप्रवाही क्यों, क्योंकि यहां पर एक मुख्य नदी पाई जाती है, कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। शेखावाटी वाले जो दो मुख्य जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र में ही स्थित है, इसलिए इस नाम को अंतरप्रवाही क्षेत्र बोल दिया, शेखावाटी के साथ अंतरप्रवाही क्षेत्र जोड़ दिया। कांतली नदी अपन को पता है खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतरप्रवाही नदी है। और इस कांतली नदी के कारण यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है, क्यों, क्योंकि कांतली नदी वाला जो अपवाद क्षेत्र है यहाँ पर तंवर वंश का शासन था, इस कारण इस क्षेत्र को कहते हैं तोरावटी, ठीक है।
तो तोरावटी की परिभाषा अपन ने पहले देखी थी। वैसे तो शेखावटी और तोरावटी में अपन जब देख रहे थे राजस्थान के ऐतिहासिक या भौगोलिक स्थल और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में, तब तोरावटी के बारे में अपन ने देखा था। तोरावटी क्या हो गया? कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, जो अंतर्प्रवाही नदी है कांतली, उसके अपवाह क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? तोरावटी। मुख्य जिले इसमें कौन से आते हैं? सीकर और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, एक ही हो गया। दूसरी बात यहां शेखावटी वाले क्षेत्र में आती है जोहड़। जोहड़ दोस्तों क्या होते हैं? जोहड़ किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते। जोहड़ कृत मतलब कच्चे कुएं होते हैं, लेकिन प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक कच्चे कुएं किस रीजन में? शेखावटी क्षेत्र में स्थित, शेखावटी क्षेत्र में जोहड़ प्राकृतिक कच्चे कुएं होते हैं। शेखावटी क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक कच्चे कुओं को अपन जोहड़ कहते हैं। जब पानी की मात्रा पुराने समय में, प्राचीन समय में जब पानी खत्म हो जाता था, तब यहाँ पर पानी उपस्थित होता था कच्चे कुओं में। गर्मियों के समय में जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ पर, तो यहाँ से प्राचीन समय में पानी लेते थे। अब वर्तमान में जो जोहड़ है उनकी मात्रा ना के बराबर है, और इनके बचाव के लिए एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने इनको जोड़ने के लिए, इनको वापस एकत्रित करने के लिए, इनका बचाव करने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए एक अभियान चलाया था। इस कारण जो राजेंद्र सिंह जी हैं उनको जोहड़ वाले बाबा भी कहते हैं। जोहड़ वाले बाबा। ठीक है दोस्तों, तोरावटी देख लिया, जोहड़ देख लिया, कच्चे कुएं हैं। राजेंद्र सिंह जी के बारे में देख लिया, इन्हें जोहड़े वाले बाबा भी कहते हैं। और राजेंद्र सिंह जी का जन्म स्थान है अलवर। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्षेत्र लूणी हो गया, शेखावटी हो गया, नागौरी उच्चभूमि हो गया। आगे आता है गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन अपन को शिवालिक पहाड़ी से गग्गर नदी आती है, सरस्वती नदी कह लो इन्हें। प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी। अब तो ये राजस्थान की सब लंबी अंतर्प्रवाही नदी है। और ये जो गग्गर नदी है ये राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र उत्तरी भाग से प्रवेश करती है। जी और एच, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, और गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? गग्गर बेसिन। मुख्यतः जिले कौन से आ गए? एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब यहां पर एक टर्म है जिसे काठी और बग्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहां पर एक जो ये गग्गर बेसिन वाला क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़, वहां पर चिकनी और उपजाऊ मिट्टी उपस्थित होती है। कैसी मिट्टी? चिकनी और उपजाऊ। चिकनी और उपजाऊ मिट्टी उपस्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं? काठी और बग्गी। जो ये चिकनी और उपजाऊ मिट्टी है, इस कारण यहाँ पर चावल और गन्ने की खेती होती है। चावल, गन्ना और भी उपजाऊ जो फसलें होती है, जहाँ जिसको उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, वो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो एक टर्म क्या हो गई? काठी और बग्गी। एक आता है नाली। नाली किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को कहां पे?
हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली। तो ये अपना गग्गर बेसिन भी हो गया। काठी और बग्गी देखा, इसमें चिकनी उपजाऊ मृदा, और नाली देखा, मतलब नाली किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ में स्थित गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को। तो ये अपन ने अर्धशुष्क प्रदेश था, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, उसकी अपन ने लोकेशन देख ली, वर्षा की मात्रा कितनी है वहां पर वो देख लिया अपने, और उसके 4 भागों में अपने डिवाइड किया था, लूनी बेसिन, गग्गर बेसिन, शेखावटी उच्चभूमि, शेखावटी अंतर्प्रवाही क्षेत्र और नागौरी उच्चभूमि, सबके बारे में अपने एक एक करके देख लिया। अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में कई ऐसे नाम आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी पूरा सब्जेक्ट ही मैं हमेशा बोलता हूँ महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हर एग्जाम में, राजस्थान का हर एग्जाम ज्योग्राफी से होकर गुजरता है, और बहुत सारे एग्जाम, मतलब लगभग सब एग्जाम में डिसाइड फैक्टर ज्योग्राफी होता है। तो अच्छे से पकड़ बनाए, हमारे साथ जुड़े रहें, और इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं, विश्वास रखें हम पर। तो अपन अब मरुस्थल में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो अपन को याद रखने बहुत जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे बोल सकते हैं, मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है दोस्तों, मरुस्थल के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु नाम लिख देता हूं मैं, फिर अपन उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। एक आता है खडीन या प्लाया, एक आता है रन या टाट क्षेत्र, एक आता है लाठी सीरीज, एक चौथे नंबर पर आता है आकल वुड फॉसिल पार्क, एक आता है बाप बोल्डर क्ले, एक आता है नखलिस्तान, ठीक है, एक टर्म आती है दोहरे, एक टर्म आती है दरियन, और आती है टर्म, वो अपन आगे जब पढ़ेंगे तभी देख लेंगे कौन कौन से। खडीन, रन और टाट, लाठी सीरीज, आकलवुड फॉसिल पार्क, बाप बोल्डर क्ले, ये क्या होते हैं, इनकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अपन को इनको एक एक करके देखते हैं। पहला आता है खडीन या प्लाया। खडीन और प्लाया क्या होता है कि मरुस्थल में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, यहां पर बीच में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में एक अस्थायी झील का निर्माण होता है। मानसून में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। झीलों का निर्माण, झीलों या जल बेसिन कुछ भी कह लो, निर्माण होता है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? खडीन या प्लाया झील। उन्हें अपन खडीन या प्लाया झील कहते हैं। प्लाया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मानसून अस्थायी, मानसून के दौरान अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। कहाँ होता है? मरुस्थल के बीच में, यहाँ पर बालू का स्तूप जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ पर। ये अस्थायी होते हैं, मानसून में रहते हैं, बाद में समाप्त हो जाती है। यहाँ पर अपने एक टर्म देख रहे हैं खडीन। इसको खडीन क्यों कहते हैं? प्राचीन समय में जोधपुर, जैसलमेर का जो उत्तरी भाग होता था, उत्तर, वहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा ये जो झीलें बनती थी, इनके आसपास खेती की जाती थी। इनके आसपास खेती की जाती थी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा।
पालीवाल ब्राह्मण का मुख्य जो रीजन था वो कौन सा था? पाली। तो पाली के पालीवाल ब्राह्मण खड़ीन वाले क्षेत्र के जो झील वाले क्षेत्र के आसपास खेती करते थे, खड़ी खेती करते थे, इस कारण इस क्षेत्र का नाम हो गया खड़ीन। और इन झीलों को भी अपन क्या कहने लगे, या जो जल बेसिन है उनको क्या कहने लगे? खड़ीन क्षेत्र। दूसरा इनका नाम है पलाया। ठीक है दोस्तों, तो खड़ीन और पलाया हो गया। ये मुख्यतः जैसलमेर का जो उत्तरी भाग है वहां पर स्थित होती है। जैसलमेर लोकेशन क्या है इसकी? जैसलमेर का उत्तरी भाग। ठीक है, एक टर्म होगी खड़ीन और पलाया। दूसरा अपन देखते हैं, एक नाम आता है रन और टाट क्षेत्र। रन अपन ने देखा था लवणीय क्षेत्र, जहां पर मृदा लवणीय होती है। और किस कारण? पानी भी लवणीय होता है, बंजर भूमि। रन का अर्थ होता है बंजर और अनउपजाऊ भूमि क्षेत्र। क्या होता है रन का मतलब? बंजर और अनउपजाऊ भूमि क्षेत्र। रन और टाट। राजस्थान में कई रन स्थित हैं, अलग अलग जिलों में कई रन स्थित हैं, तो उन सब के बारे में अपन देखते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर, जोधपुर। राजस्थान में कई रन है। रन का अर्थ क्या है? बंजर और अनउपजाऊ भूमि क्षेत्र, जहां पर लवणीय मृदा और लवणीय पानी उपस्थित होता है, लवणीय पादप भी। और रन है राजस्थान में, मुख्य रन, उनके बारे में अपन देखते हैं। एक आता है चूरू में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में। चूरू में दो रन है, एक है ताल छापर और दूसरा कौन सा है? पणिहारी। एक तो है ताल छापर चूरू में, दूसरा है पणिहारी। एक जोधपुर में स्थित है, जोधपुर का है फड़ोदी और बाप। जैसलमेर में भाकरी और पोकरण। ठीक है, पीछे कौन सा बच्चा? बाड़मेर। बाड़मेर वाले क्षेत्र में है थोप। चूरू में ताल छापर और पणियारी। जैसलमेर वाले क्षेत्र में, यहां लिख देता हूं जैसलमेर। ठीक है, ये हो गया बाड़मेर वाला क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया जोधपुर वाला क्षेत्र। ये चूरू है। चूरू में ताल छापर और पणियारी, जैसलमेर में भाकरी और पोकरण, थोब हो गया बाड़मेर में, और फड़ोदी और बाप हो गए जोधपुर में। रन क्या होता है? बंजर और अनउपजाऊ भूमि। बंजर और अनउपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? रन। और रन अपन राजस्थान में कौन कौन से रन है वो भी देख लिए। चूरू में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है और बाड़मेर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट एक नाम आता है लाठी सीरीज। कौन सा नाम आता है? लाठी सीरीज। घग्गर नदी के बारे में अपन ने देखा है। घग्गर नदी शिवालिक पहाड़ियों से आती है घग्गर नदी। अब तो अंतरप्रवाही नदी है, विलुप्त प्राय है, लगभग विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, जैसलमेर वाले क्षेत्र में 60 किलोमीटर के एरिया में इसके अवशेष प्राप्त हुए। ये लोकेटेड है 60 किलोमीटर में। कहां से लेकर कहां तक? पोकरण, जैसलमेर में पोकरण से लेकर मोहनगढ़ तक। पोकरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर क्षेत्र में लाठी सीरीज। ठीक है, कितने किलोमीटर में? 60 किलोमीटर क्षेत्र में। और इस जो ये एरिया 60 किलोमीटर क्षेत्र में, इसमें बीच में चांदन नलकूप उपस्थित है। कौन सा नलकूप है? चांदन नलकूप। चांदन नलकूप।
ठीक है। चांदन नलकूप है, इसको थार का गढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का गढ़ा। पेयजल व्यवस्था, सिंचाई पेयजल इससे उपलब्ध होता होगा, और थार वाले क्षेत्र में ऐसे ही पानी की कमी रहती है, इस कारण कैसे इसे कहते हैं थार का गढ़ा। 60 किलोमीटर का क्षेत्र है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़। जो ये लाटी सीरीज है, यहां पर एक घास पाई जाती है जिसे कहते हैं सेवण घास। क्या कहते हैं दोस्तों? सेवण घास। जो लाटी सीरीज वाला क्षेत्र है, यहां पर एक घास की उपस्थिति है, सेवण घास। राजस्थान का एक मुख्य पक्षी है गोडावण। गोडावण जो है इन घास की छाया में अपना विश्राम लेता है या इस घास का सेवन करता है। तो जो ये घास है, इसे गोडावण की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडावण की शरण स्थली सेवण घास। ठीक है। लाटी सीरीज 60 किलोमीटर में, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक। बीच में एक चंदन नलकूप है, चांदन, उसे अपन थार का गढ़ा कहते हैं। सेवण घास है लाटी सीरीज में, जो कि गोडावण की शरण स्थली है। लाटी सीरीज अपन ने देख ली। अब एक नाम आता है फॉसिल पार्क या आकल वुड फॉसिल पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में सुना आपने? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसकी लोकेशन कहाँ है? जो आकलवुड फॉसिल पार्क है, जो जीवाश्म और लकड़ी के अवशेष मिले हैं अपन, ये कहाँ पे मिले? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर लोकेशन हो गई इसकी। इसका जो काल है वो है जुरासिक काल। लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 करोड़ वर्ष पूर्व। मिलियन में करना है तो 10 से गुणा करके 180 मिलियन वर्ष। ठीक है। काल कौन सा हो गया? जुरासिक काल। ये जो है प्राचीन समय में, तो ये जो पूरे विश्व का सबसे प्राचीन जो जीवाश्म मिला है वो यहाँ से मिला था। लेकिन बाद में अफ्रीका से एक उत्खनन में जीवाश्म की प्राप्ति हुई, वो इससे भी पुराना था। तो अब इसे कह सकते हैं भारत का सबसे प्राचीन जीवाश्म। तो इसे बोल सकते हैं भारत का सबसे प्राचीन जीवाश्म यहाँ से प्राप्त होता है। जीवाश्म। ठीक है दोस्तों। फॉसिल पार्क आकल कहाँ है? आकल है जैसलमेर में। आकल एक जगह का नाम है, और वुड मतलब लकड़ी हो गया, फॉसिल पार्क जीवाश्म पार्क। लोकेशन क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। स्थिति क्या है? जैसलमेर। जुरासिक काल है, ये जो जीवाश्म या लकड़ियां हैं, इनका जो काल था, जो आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व का काल था, कौन सा काल था? जुरासिक काल। तो अपन को आकलवुड फॉसिल पार्क के बारे में पूछे तो स्थिति के बारे में पता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है ये पता है, कितना वर्ष पुराना ये पता है, और अपन को काल इसका पता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने टर्म देखी, बाप बोल्डर क्ले। बाप कहाँ स्थित है? बाप है जोधपुर में। तो बाप इस नाम के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये जो बोल्डर क्ले है, यहाँ अपन को कहाँ मिले? जोधपुर में। जोधपुर के बाप क्षेत्र में। फड़ौदी बाप जोधपुर, इसकी लोकेशन क्या हो गई? जोधपुर। तो ये सिर्फ लोकेशन के कारण इसके नाम में नाम के आगे क्या लिखा है? बाप।
आगे अपन देखते हैं बोल्डर और क्ले। क्ले जो होता है ये मिट्टी का या रेत का सबसे छोटा पार्टिकल क्ले होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। इससे बड़ा सिल्ट होता है, क्ले को चीका भी बोलते हैं अपन, इससे बड़ा सिल्ट होता है, क्ले से थोड़ा सा बड़ा। और इसके बाद सैंड होते हैं, इसे रेत कहते हैं, रेत सिल्ट से थोड़ी बड़ी और होती है, और सबसे जो बड़ी होती है वो होती है बोल्डर, ठीक है। प्राचीन समय में जो राजस्थान और भारत की स्थिति थी बहुत साल पहले, बहुत हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष पूर्व, वो उत्तरी ध्रुवी क्षेत्रों में थी जहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु स्थित है। इस कारण जो जोधपुर वाला रीजन है इसके ऊपर हिमानी क्षेत्र पाया जाता था। हिमानी मतलब ग्लेशियर, हिमानी ग्लेशियर उपस्थित थे। जोधपुर वाले रीजन पर क्या थे? हिमानी ग्लेशियर थे। जब विघटन हुआ और अपना राजस्थान या भारत नीचे आया, नीचे की ओर खिसकता गया, अब जहां इंडिया है वहां आया, तो ये हिमानी जो क्षेत्र थे ये ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट हुए, पिघलकर सबसे पहले बोल्डर में बने, सबसे बड़ा कण बोल्डर बना। और जब बोल्डर का भी विघटन हुआ तो नीचे क्ले बने। तो इस शब्द का अपन को पता चल गया बोल्डर क्ले क्यों कहते हैं। और ये कहां लोकेशन स्थित है? बाप में, इस कारण इसे बोलते हैं बाप बोल्डर क्ले। और इसका जो काल है वो है पर्मो कार्बोनिफेरस। कौन सा काल है? पर्मो कार्बोनिफेरस। काल कौन सा हो गया? टाइमिंग क्या हो गई? पर्मो कार्बोनिफेरस। बाप बोल्डर क्ले क्या होते हैं अपन देख ली। बाप कहां स्थित है? जोधपुर में। अपन को पता चल गया क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं छठी, एक आता है नकलिस्तान। नकलिस्तान क्या होता है? अपने खड़ीन और पलाय जिलों के बारे में देखा, या मरुस्थल में स्थित जल बेसिन, और जल बेसिन के आसपास एक पेड़ पौधों या घास का निर्माण होता है। जो जैसलमेर में जल बेसिन या खड़ीन क्षेत्र या पलाय क्षेत्र है, वहाँ उसके आसपास घास का निर्माण होता है, उस घास को ही नकलिस्तान कहते हैं। अस्थायी घास होती है, जब तक वो खड़ीन या जब तक वो जल बेसिन होता है तब तक वो उपस्थित होती है, बाद में उसके साथ साथ वो भी चली जाती है। तो जैसलमेर या मरुस्थल लिख लो। मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिभाषा क्या होगी? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल बेसिन या खड़ीन झीलों के आसपास, खड़ीन झीलों के आसपास, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल बेसिन या खड़ीन झीलों के आसपास का क्षेत्र जहां घास या वनस्पति का निर्माण होता है। वनस्पति, कुछ भी बोल लो, वनस्पति की जगह पेड़ पौधे लिख सकते हैं, का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? नकलिस्तान। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल बेसिन या खड़ीन झीलों के आसपास का क्षेत्र जहाँ घास या वनस्पति का निर्माण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? नकलिस्तान। ठीक है, तो एग्जाम में नकलिस्तान के बारे में पूछ ले तो बता देना। और बाप बोल्डर क्ले और आकल वुड फॉसिल पार्क परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको ध्यान से देखें। नकलिस्तान हो गया। आगे एक टर्म आती है दोहरे। दोहरे क्या होते हैं? अपन ने जब बालू का स्तूप पढ़े थे, दोहरों में स्थित होते हैं। मरुस्थल के मध्य की निम्न भूमि को बालू का स्तूप कहते हैं। जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं दोहरे। तो इसकी सीधी परिभाषा क्या हो गई? लहरदार बालू का स्तूपों को दोहरे कहते हैं। ठीक है, दोहरे, लहरदार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? दोहरे। ठीक है, आगे एक टर्म था दरियन।
दरियन किसे कहते हैं? अपन ने बालूका स्तूप में देखा था बरखान बालूका स्तूप, और बरखान बालूका स्तूप के बारे में पढ़ा था कि वो लहरदार और गतिशील होता है, लहरदार और गतिशील होता है या स्थानांतरित होता है। लहरदार तो ये दोहरे होते हैं, वो गतिशील और स्थानांतरित प्रवृत्ति का होता है। तो जो गतिशील और स्थानांतरित प्रवृत्ति का जो क्षेत्र होता है उसे दरियन कहते हैं, या दोहरे को दरियन कहते हैं। गतिशील या स्थानांतरित बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं? दरियन। बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं? दरियन। ठीक है, गतिशील या स्थानांतरित बालूका स्तूपों का क्या कहते हैं? दरियन। हो गया, दोहरे देख लिए, दरियन देख लिए अपन ने। अब आगे थार का मरुस्थल देखते हैं। मरुस्थल कई भाग है। थार का मरुस्थल भारत में इसकी स्थिति क्या क्या है? भारत के कौन कौन से राज्यों में यह स्थित है? थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, भारत के 4 राज्यों में थार का मरुस्थल स्थित है। कितने राज्यों में स्थित है? भारत के 4। कौन कौन से राज्य? राजस्थान मुख्य। और अगर भारत और पाकिस्तान की दृष्टि से देखें तो 85% तो है भारत में, 85 भारत में, और पीछे 15 बच्चा कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, 85% कहाँ है? भारत में। भारत में कौन कौन से राज्य है? एक है राजस्थान, सर्वाधिक राजस्थान में होता है। गुजरात लगभग 65% के आसपास, लगभग गुजरात, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब, थार का मरुस्थल भारत में इन 4 राज्यों में स्थित है। अब अपन ने एक टर्म देखा था मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण किस और हो रहा है वो अपन देखते हैं। मरुस्थलीकरण की जो दिशा है वो ये है। मरुस्थलीकरण है जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। मतलब राजस्थान से हरियाणा पंजाब की ओर मरुस्थलीकरण हो रहा है। कहां से है मरुस्थलीकरण? बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम से किधर की ओर हो रहा है? उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, मरुस्थलीकरण किस साइड हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। एक पीछे एक टर्म थी पीवना। ये एक सांप की नस्ल है जो जैसलमेर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या है? सांप की नस्ल जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर। ठीक है, ये टर्म अपने रह गई थी। तो आज अपन ने क्या देखा? अर्धशुष्क के 4 भाग देखे, लूनी बेसिन, शेखावटी, गग्गर और नागौरी उच्चभूमि। इन चारों रीजनों के बारे में देखा। फिर अपन ने मरुस्थल के महत्वपूर्ण बिंदु देखे, जो भी 10-12 महत्वपूर्ण बिंदु थे। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्योग्राफी तो है ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो भी कंटेंट बता रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर मैंने आज तक नहीं देखा और नहीं जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।